सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर। यस सर। यस सर। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। यस आज का जो सर। पहला, अपना सब माइक ऑफ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 36 में है, एक सर्किल दिया है। पहले उसको फोल्ड करता हुआ सर्किल को आधा कर देता है, फिर दोबारा फिर फोल्ड कर देता है, और तीसरे में फिर फोल्ड करता है। तो लास्ट में जो सर्किल का 1/4 बचता है हमारे पास, ये बचता है, और दो उसमें वो जीरो के निशान लगाते हैं। अब पहले मैं क्या करूंगा, इस जो मेरा पेपर पूरा है तो मैं उसको बना दूंगा। तो मैं क्या करूं कि पेपर को ऐसे पूरा बना दूंगा, और जहां जहां से मैंने फोल्ड किया है वहां वहां मैं दर्पण लगा दूंगा। तो यहां से मैंने दर्पण ये लगा दिया, और यहां भी मैंने दर्पण। अब क्या होगा, दर्पण का प्रतिबिंब बनाऊंगा तो ये जो दो बिंदे हैं, तो इसका तो यहां बन जाएगा प्रतिबिंब, एक यहां बन जाएगा, और इसका जो है इस साइड में बन जाएगा। फिर ऐसे ही ये नीचे की साइड में, फिर ये नीचे की तरफ मेरा ये जो ये वाला है, इनका प्रतिबिंब ये बना। फिर क्या होगा, यहां मैं दर्पण लगाऊंगा तो ये वाली बिंदी है, इसका भी प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, यहां पे। और जो ये वाली है ऊपर वाली बिंदी, इसका भी प्रतिबिंब ये बन जाएगा, और लाइन का प्रतिबिंब सीधी रेखा रहेगी। फिर इन दोनों का प्रतिबिंब जो है, यानी कि इसका ऊपर वाले का जो प्रतिबिंब नीचे बिंदी है, ये वाली बिंदी है, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, और जो ऊपर वाली बिंदी है ये, इसका प्रतिबिंब ये बनेगा। अब मैं देखूं कि मेरी जो है कहाँ जो है, ये जो है लास्ट जो फिगर बनी मेरी, ये वाली, ये मेरा पूरा पेपर था। ये दो बिंदी थी, इसका प्रतिबिंब यहां बना, और इसका प्रतिबिंब यहां बन गया। फिर ये वाली लाइन है, यहां मैंने दर्पण लगा रखा है, यानी फोल्ड करूंगा तो सेम वही बन जाती है इमेज। तो इसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, और ये वाली बिंदी का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, और जो ऊपर की दो बिंदियां हैं ऊपर वाली, और इन दोनों का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। अब मैं देखूं कि मेरी 8 बिंदी जो है किसमें है, यानी कि ये दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं देखूं फिर अपने जो चार मुझे ऑप्शन दिए गए हैं, पहले वाले में जो है नहीं, क्योंकि उसमें चार ही बिंदी हैं। दूसरे वाले में है नहीं, उसमें भी चार ही बिंदी हैं। और तीसरे वाले में है 8 बिंदी। तो यहाँ जो है मेरी बिंदी जो है मिल रही है, ऐसा ही मेरा फिगर बन रहा है। और ये मेरा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 37 में देखते हैं। यहां भी मेरा एक चतुर्भुज जैसा है, उसको फोल्ड कर रहा है वो, और लास्ट वाले ऑप्शन में आऊंगा पहले में, तो वहां से क्या होता है कि वो जो है यहाँ पे एक अर्धवृत्त जैसा काट देता है, ये है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं पूरा अपना चित्र बना लूंगा, जैसा मेरा फर्स्ट सेकंड में है, इस टाइप से। और ऐसी मैं अपना एक पूरा जो है खाका बना दूंगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ दर्पण लगा दूंगा। अब इसको मैं यदि प्रतिबिंब देखूंगा इस चीज का, तो आधा सर्कल जो है पूरा हो जाएगा, और ये वाली लाइन का ये तो पूरा पेपर रहेगा मेरा ऐसे। अब फिर क्या होगा, मैं इसको यहाँ भी नीचे की साइड में एक प्रतिबिंब दूंगा, और इस जीरो का भी मेरा प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। अब मैं देखूं कि जो मेरा फाइनल चित्र बना, यानी कि ये है मेरा, ये कट लगा है। और पहले तो मैं पूरा बना दूंगा अपना पूरा पेपर ऐसे। अब मैंने यहाँ दर्पण लगाया, तो ये जो है इसका भी पूरा बन जाएगा, और यहाँ भी मैं दर्पण, जहां जहां से फोल्ड हो रहा है पेपर, वहां वहां मैं दर्पण लगा दूंगा, और इसका भी जो है नीचे एक प्रतिबिंब बन जाएगा।
तो यहाँ मेरे दो जीरो जैसी पेपर में कहाँ बननी है देखूंगा ऑप्शन में। तो पहले वाले में देखूं तो पहले वाले में दोनों आधी हो नहीं सकती, दूसरे वाले में एक ही है नीचे की तरफ, ये भी नहीं हो सकता, तीसरे वाले में जो है एक है ऊपर की साइड, ये भी नहीं हो सकता, चौथे वाले में जो है सही आंसर है। तो चौथा इसका आंसर सही है। अब प्रश्न नंबर में 38 की बात करता हूं। ये मेरा पेपर है और फिर मैं इसको फोल्ड कर देता हूं यहां से, फिर एक बार फिर फोल्ड करता है, यानी कि तीन भागों में पेपर को लंबा लंबा फोल्ड कर देता है, और यहां से वो फिर क्या करता है, वो यहां से जो है कट लगा देता है, पेपर का कट लगा देता है। अब मैं पहले लास्ट में आऊंगा, लास्ट के बाद फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में। तो जो मेरा लास्ट वाला फिगर है वो मेरा ये बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, पहले पहले तो मैं जो अपनी पूरे पेपर की इमेज बना दूंगा, यानी कि मेरा पेपर जो है जब सेकंड में आया, सेकंड वाले मेरा पेपर ये हो गया, और जो फर्स्ट में है वो मेरा पेपर ऐसे हो गया। अब मैं यहां दर्पण बना दूं। अब जो ये लाइन है, आप जानते हैं कि जैसे आपने दर्पण प्रतिबिंब देखा सीधे में, तो ये वाली लाइन मेरी, जो ये वाली लाइन है वो ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये होगी, और ये लाइन की लाइन का प्रतिबिंब लाइन ही रहेगा। फिर मैं यहां भी प्रतिबिंब बना दूंगा। अब मेरी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है मेरी, तो ये जो है राइट की तरफ झुकी है तो लेफ्ट की तरफ झुका, यानी कि ऐसे झुक जाएगी, और ये लाइन मेरी ये रह जाएगी। अब मैं देखूं मेरे ये फिगर जो है कहां बन रहा है। अब मैं फर्स्ट को देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो मेरा फिगर बना था ऐसे ही, पहले ये वाले ऐसा मेरा फिगर बना था, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि वो दोनों तरफ झुका रहा है। अब जब ये वाले लाइन हम दर्पण में देखेंगे तो ऐसे हो जाएगी, और फिर ऊपर को हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें लंबा है इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, दूसरा तीसरा हो नहीं सकता, और चौथा भी नहीं हो सकता, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। 39 में आते हैं, प्रश्न नंबर 39। यहां भी वो पेपर को पहला पोर्शन ये है उसका, और दूसरे में फिर वो मोड़ दे रहा है इसको, ये हो जा रहा है, और तीसरे में फिर वो एक कट फिर लगा दे रहा है। अब मैं लास्ट में आऊंगा, पहले जो मेरा लास्ट पोर्शन है, पहले एक त्रिभुज टाइप का, मैं इसमें आऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, अपना पूरा पन्ना बना लूंगा। मेरा जो पन्ना है ये है, और लास्ट में ये है, और जहां जहां से मैंने फोल्ड किया है वहां वहां मैं दर्पण लगा दूं। तो मैं यहां दर्पण लगाऊंगा, तो जो ये मेरी ये लाइन तो लाइन ही रहेगी, ये लाइन मेरी ये हो जाएगी, तो यहाँ के जो दो बिंदी हैं इनका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, और इस लाइन का जो है ये पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि इधर वो झुकी है। फिर इस लाइन का भी प्रतिबिंब बनेगा, ये मेरा नीचे को आ जाएगा, और बीच की लाइन बीच ही रह जाएगी, ये मेरी पोजीशन है। अब इन दोनों का जो प्रतिबिंब है, यानी कि इस लाइन का प्रतिबिंब इस दो साइड में बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। फिर इन दोनों का प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन जाएगा, यानी यहां बन जाएगा इसका, और इसका इधर बन जाएगा। और इन दोनों का प्रतिबिंब जो ये वाले हैं, इनका एक यहां बन जाएगा, और एक बन जाएगा इधर। और जो ये बाहर वाली है, ये जो बाहर वाली दूब है, तो पहले ये इधर बन जाएगा, ऐसे ही इन दोनों का इधर बनेगा, और इन दोनों का नीचे बन जाएगा। यानी कि जो मेरा पेपर है ये पहले तो इनका प्रतिबिंब बना, इनका जो है यहां बन गया,
फिर ये लाइन आई और ऐसे करके इन दोनों का प्रतिबिंब मेरा यहां बन गया इस साइड में। फिर जो मेरे पेपर मुड़ा है ये लाइन है, जो ये मेरा चौंच जैसी है तो ये इधर आ जाएगी और ये बीच की लाइनें सेम रहेंगी। अब इन दोनों जो ये दो हैं इनका इस साइड प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर इन दोनों का नीचे बनेगा, इसका इधर और इसका इधर और जो ये वाली हैं ये नीचे आ जाएंगी, ये इधर आ जाएंगी और ये वाली और ये जो पेपर पूरा मेरा ये है ये। अब पहले मैं देखूं तो बाहर की साइड नहीं है इसमें, ये हो नहीं सकता। दूसरे वाले में क्योंकि मेरी इस साइड है, क्योंकि इनका फिर फिगर यहाँ बनेगा, जो पेपर उसने फिर मोड़ा है त्रिभुज के टाइम में, यहाँ भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा ऑप्शन जो है इसका ये सही है और चौथा हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन इसका तीसरा सही है। स्क्रीन दिख रही है सर? ये बच्चों के रिजल्ट हैं, ये बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं और इससे ये पता लग रहा है कि ये बच्चे कितना उससे इसको गंभीरता से ले रहे हैं इस सेशन को, कि सर वहां समझाने में लगे हैं और ये बच्चे देखिएगा कि किस तरीके से अपने आंसर टाइप कर रहे हैं। पांडे से देखिएगा ए, और यहाँ ऑफिशियल दीप सिंह देखिएगा कितने टाइम इन्होंने 1 लिखा है। इसी तरीके से जतिन शर्मा, है ना? तो एक बार आपने अपना आंसर लिख दिया है, अच्छी बात है, लेकिन ये अपना टाइम देखिए। ऑफिशियल दीप सिंह कितने बार इन्होंने 3 लिखा है और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जितनी देर आप इनको कर रहे हैं तो जो सर ने बताया तो उसमें तो आपका ध्यान है ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान तो केवल टाइप करने में ही रह गया इतना, है ना? तो ये जतिन शर्मा का यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे संजना कुमारी दिख रही है, ये देखिए संजीव सिंह। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सभी को? तो मैं ये चीज शो करना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखिएगा कि क्या आप इस सेशन को गंभीरता से ले रहे हैं। अच्छी बात है कि आपको ये चीजें आ गई हैं किसी से पूछ के। मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपने मन से इनको कर रहे हैं। अगर अपने मन से करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और यहाँ पे आपने वो दिन भर पूछ लिया है अपने बड़े भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से, और उसके बाद जब सर का सेशन यहाँ पे चल रहा है तो देखिएगा आप किस तरीके से यहाँ पे ये कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान सीखने में होता तो आप इन चीजों को, ये जो फालतू की चीजें यहाँ पे लिख रहे हो, ये सी इतने टाइम लिख दिया है, इतने टाइम तो सी उसमें है ही नहीं। और इतने क्वेश्चन मिला के भी देखेंगे तो इतने क्वेश्चन मिला के भी सी नहीं है। तो थोड़ा इस पे अपनी लगाम रखिएगा और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू सर। अभी जरा स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप शांति बनाए रखिए। आज भी आपको 2 गद्यांश भेजे गए थे, ठीक है? सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसको। सर। और हाँ, हमारे पास ओके। जिसके पास नहीं आया है, मैं यहाँ पे पढ़ के एक दफे फिर मैं उसको सुना देता हूँ। वो ध्यान रखेंगे और क्या उसमें वर्ड आए हैं और किस चीज के बारे में कहा जा रहा है उसको देखेंगे जरा। दिख रही होगी सभी को स्क्रीन? यस सर। यस सर। सर स्क्रीन ले रही। यस सर। पहले वाला गद्यांश था। ओके, पहले वाला गद्यांश है बसंत। हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, सुने। जिसके पास नहीं आया वो सुनेगा। बसंत से ग्रीष्म तक खोजी मधुमक्खियां मधुरस, पराग और जल से संभावित स्रोतों के चारों ओर ढूंढती रहती है। मधुरस से स्रोतों की ओर खोजी मक्खी दृश्य और गंध दोनों से आकर्षित होती हैं, कह रही है। मतलब फूलों को देखकर और उनकी खुशबू से दोनों से आकर्षित होती हैं अपनी ओर। कौन? मधुमक्खी। मधुमक्खी होती है जो शहद इकट्ठा करती है। नेक्स्ट कह रहा है ये, इन दोनों में भी गंध सबसे अधिक बाध्यकारी प्रभाव होता है। जो गंध का होता है, जो खुशबू होता है, वो बहुत ज्यादा आकर्षित करती है उससे। गंध की सहायता से किसी संभावित क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो जाने के बाद भी वह पहुंचना अंतिम निर्णय फूलों के आकार और उनके रंग पर निर्भर करता है। जो मधुमक्खियां होती है फूलों पे जो उनकी खुशबू आती है उससे तो आकर्षित होती ही, कह रहे हैं ये। और ये मैं आपको बाद में फोन कर दूंगी। और उसके बाद ओके बेटा, ओके। हाँ,
जो फूलों की खुशबू से तो आकर्षित होती हैं, लेकिन उनके रंग और उनके आकार से भी मधुमक्खियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं, कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है, फूलों की बहुत सारी प्रजातियों में पंखुड़ियों पर गंध के मार्गदर्शक होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी मधुपालक ने अपने संदेश ले जाने के लिए मधुमक्खियों का उपयोग किया था। मतलब मधुमक्खियों का उपयोग संदेश वाहक के रूप में भी किया गया है। जैसे प्राचीन काल में आप कबूतरों के बारे में सुनोगे, संदेश वाहक के रूप में उनका इस्तेमाल होता था, तो मधुमक्खियों का इस्तेमाल भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर एक मधुमक्खी पालक ने किया है, बता रहा है इसमें। संदेश पर्ची मक्खी के वक्ष के नीचे संलग्न होती थी। तो संदेश जिसमें कुछ मैसेज लिखा रहता था, वो छोटी सी पर्ची होगी जो उस मधुमक्खी की वक्ष का मतलब छाती जो होती है उसके नीचे चिपका दी जाती थी, और अन्यथा मक्खी का, हाँ ओके, चिपका दी जाती थी। और इधर उधर चिपकाने पे क्या होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता और वह उड़ नहीं पाती, इसलिए उसको वक्ष के नीचे चिपकाया जाता था। वक्ष का मतलब छाती जो होती है, चेस्ट जो। तो ये गद्यांश था, ये गद्यांश सुना होगा आप सभी ने। तो ये भी आप सभी जानते हैं कि जो मधुमक्खियां जो होती हैं अपना रस इकट्ठा करती हैं फूलों से, ठीक है, जहां भी फूल होती हैं उनपे मंडराती हैं और वहां से उनका रस इकट्ठा करके तो वहां अपने छत्ते पर ले जाती हैं। तो मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए फूलों को जो गंध, जो खुशबू जो होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। जिस फूल में जितनी ज्यादा खुशबू होगी तो मधुमक्खी जो होती है तो उस फूल की ओर ज्यादा आकर्षित होती है, कह रहा है। और उसके बाद आकर्षित करने का और अन्य कारण क्या है, फूलों का रंग, तो ज्यादा चमकीले वाले रंग भी उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और उसके बाद फूलों का आकार, अगर बड़े फूल हैं, आकार प्रकार जो है वो भी मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ, कह रहा है ये। तो ये इसके बारे में बताया गया था। अब इसी में से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था इसमें, संदेश पर्ची को सावधानी पूर्वक मधुमक्खी से संलग्न किया जाता था, अन्यथा अन्यथा क्या कह रहा है ये, वह असंतुलित हो जाती, या उसके पंख गिर पड़ते, या उसके बाद तीसरा ये कह रहा उसकी दृष्टि बाधित हो जाती, या चौथे में वो कह रहा कि वह मक्खी के लिए बहुत भारी हो जाती। सर वह मक्खी के लिए सुनतिल हो जाती। सर वह असुनतिल हो जाती, असंतुलित। हाँ वो शब्द है बेटा, असंतुलित, उसका संतुलन बिगड़ जाता, उसका बैलेंस बिगड़ जाता। हाँ तो इसीलिए उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसकी मधुमक्खी के वक्ष पर उसको चिपकाया जाता था, संलग्न किया जाता था। अगर इधर उधर करने पे, जरा सा भी डिसबैलेंस होने पे क्या है, फिर वह उड़ नहीं पाती, ठीक है। तो इसके लिए इसका प्रथम जो ऑप्शन जो होगा, पहले वाला ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। उसके बाद नंबर 2 है, फूल खोजी मधुमक्खी का मार्गदर्शन डैश द्वारा करते हैं। तो किसके द्वारा? बिल्कुल सही बात। गंध और दृश्य, इसका सही ऑप्शन होगा गंध और दृश्य द्वारा फूल जो है मधुमक्खी का मार्गदर्शन, उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कहने का, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंध के मार्गदर्शक स्थिति होती है, क्या होते हैं गंध के उसकी पंखुड़ियों पर जो है उसके मार्गदर्शक स्थित होते हैं। बिल्कुल ये गद्यांश सही है, ये शब्द बिल्कुल सही लिखा है आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आकर्षक का विलोम बताइए, कह रहा है ये आकर्षक का ओके, इसको विकर्षण कहेंगे, आकर्षण का विकर्षण हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट है, संदेशवाहक के रूप में मधुमक्खी का उपयोग करने पर संदेश पर्ची, अब ये क्या कह रहा है, देखो संदेश पर्ची कहाँ लगाई जाती थी, कभी के, मैंने सुन लिया है, हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही लिखा। लेकिन यहाँ पे बेटा ये छाती से, ये शब्द है सलागन नहीं है, संलग्न, छाती से संलग्न होती है। हाँ लो होती थी, संलग्न कहते हैं, संलग्न का छाती से चिपका हुआ। हाँ किसी भी चीज को अगर हम किसी के साथ अटैच करते हैं तो उसको संलग्न कहा जाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ कहा जाता है, ठीक है।
ओके, तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर सही वाला हो गया, चौथा करेक्ट आंसर है इसका। थैंक यू सर। और आज के गद्यांश आपके द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को बताए गए। और बच्चों देखिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने गलत दिए, और गलत दिए इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये आपके पास गद्यांश सुबह आ गया था, किसी के पास 11 बजे तक तो पहुंच ही गया था सबके पास। तो आपको इन गद्यांशों के उत्तर ढूंढने थे और बहुत सफाई, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ढूंढने चाहिए थे, और सारे गद्यांशों के उत्तर, जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तर इसी गद्यांश पे हैं। और आपने जैसे अभी सर के द्वारा पूछा गया कि बदल गया था, क्या बदल गया था, कोई बोल रहा है विचार बदल गया था, कोई कुछ और। देखिए इसका राइट आंसर बाद में एक आध बच्चों ने दिया, लेकिन ये सभी के उत्तर सही आने चाहिए। ऐसे ही एक प्रश्न उसमें था जिसमें दृश्य और गंध सही आंसर था, लेकिन अधिकांश, ये बहुत कम बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया। आपने दृश्य, इसका जो दूसरा ऑप्शन था उसमें गंध और रंग, जबकि उस गद्यांश में साफ लिखा हुआ है दृश्य और गंध। तो आपको गद्यांश के हिसाब से, गद्यांश में जो दिया गया है उसी के हिसाब से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप देखिए, अब आपको गद्यांश कराते काफी समय हो चुका है, तो आपको उसमें से प्रश्न ढूंढने आ जाने चाहिए। तो ठीक है खाती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम गणित की कक्षा के लिए आपको श्री शर्मा जी के पास ले चलते हैं। धन्यवाद सर। और मैं पुनः अपनी स्क्रीन को रिप्रेजेंट करूंगा और सभी तक शायद विजिबल होगी। यस सर। यस सर। नो सर। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक गांव की जनसंख्या हमको दे रखी है। गांव की जनसंख्या जो है वो 460 है। यदि आदमी 45%, महिला 35% और शेष बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या बताओ। तो देखो, हमें क्या करना होता है, जो जनसंख्या बनी है वो जनसंख्या कितने लोगों से मिलकर बनी है। हमारे पास में उसमें पुरुष हैं, यानी कि आदमी है वहां पे, हमारे पास में वहां महिलाएं हैं, और हमारे पास में वहां बच्चे हैं। इन तीन लोगों से मिलकर उस गांव की जनसंख्या बनी है। अब जनसंख्या हमको दे रखी है, आदमियों का प्रतिशत हमको दे रखा है, महिलाओं का प्रतिशत हमको दिया है, तो बच्चों की संख्या हमको निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमको टोटल जनसंख्या दी है उसमें से 45% जो है आदमी है, तो आदमियों की संख्या निकाल लो। जो कुल जनसंख्या है उसका 35% महिला है, तो महिलाओं की संख्या निकाल लो। तो महिला और पुरुषों की संख्या को जोड़ के जो आता है उसको आपने कुल जनसंख्या में से घटा देना है, तो वो आपके पास में बच्चों की संख्या हो जाएगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा किस तरीके से हमारे पास में है। तो हमारे पास में हो गई कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बराबर 460। अब पुरुष हमारे पास में कितने हैं, पुरुष हैं 45%, तो पुरुषों की संख्या हमारे पास में निकल जाएगी 460 का 45%, यानी कि 45/100। ठीक है, एक जीरो से हमारे पास में एक जीरो कट गई, और अब हमारे पास में 46 गुणा 45 रहा, तो 46 को हमने 45 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास में आ गया 5 छक्के 30 की शून्य, हासिल रहा 3, 5 चक्को 20 और 6 चक्को 24, 20 और 24 हमारे पास में हो गया 44, और 3 हमारे पास में शेष बचा था, तो 44 और 3 47 की 7, हासिल रहा 4, 4 चक्को 16 और 4 20। ये हमारे पास में 45 को 46 से गुणा करके आ गया। तो देखिए, मैंने एक लाइन में गुणा कर दिया है, किस तरीके से इसे गुणा करते हैं इसको भी मैं बता देता हूं आपके पास में। जैसे 46 है और इसको मैंने 45 से गुणा करना है, तो सबसे पहले मैं इस तरीके से गुणा करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास में इसके लिए है कि 6 को मैंने 5 से गुणा किया, तो यहां मैंने इकाई के स्थान पर लिख दिया। 6 पंजे 30 हुआ, तो कैरी रहा 3, उस 3 को मैंने यहां लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, गुणा, इस 5 से 4 को गुणा करूंगा,
और इस 4 से 6 को गुणा करूंगा। 5 से मैंने 4 को गुणा किया तो 20 मेरे पास में आ गया। 6 से मैंने 4 को गुणा किया तो 24 मेरे पास में आ गया और 3 मेरे पास में शेष था। तो 4 और 3 7, 2 2 4, 47 हो गया। तो 47 की 7 हासिल रहा 4 मेरे पास में हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 से इस 4 को गुणा कर दूंगा। तो 4 चक्को 16 और 16 में 4 जोड़ दिया तो 20। तो 2070 ये मेरे पास में इसका रिजल्ट आया। तो 45 को जब मैंने 46 से गुणा किया तो 2070 आया और इसमें मैंने 10 से भाग दे दिया तो मेरे पास में आ गया 207। सर आपने 46 में से लिख दिया, महिलाएं तो 35 थी और आदमी 45 थे सर। गांव की जनसंख्या 460 है। यस। उसमें आदमी जो है आपके पास में 45% है। तो मैंने यहाँ निकाला 460 का 45%। मैं महिला पुरुषों की संख्या निकाल रहा हूँ अभी। तो पुरुषों की संख्या निकालने के लिए जो मेरे पास में कुल जनसंख्या है उसका 45% निकालूंगा तो ये पुरुषों की संख्या निकलेगी। अभी प्रतिशत में दे रखे हैं पुरुष, मेरे को संख्या में निकालना है। ठीक है, तो संख्या में कैसे निकालूंगा, जो कुल जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 45% निकालूंगा। कुल जनसंख्या 460 है, 460 का 45% मैंने निकाल दिया तो वो मेरे पास में आ गया 207। तो पुरुषों की संख्या हो गई मेरे पास में 207। ओके, अब मैं नेक्स्ट करता हूं। यहाँ पे मेरे पास में आ गए पुरुष। पुरुष कितने आ गए, पुरुषों की संख्या आ गई 207। अब मैंने निकालनी है महिलाएं कि महिलाएं कितनी हैं। तो महिला हमारे पास में है 35%। किसका 35%, 460 का 35%। जो 460 गुणा 35/100 ये मेरे पास में हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी। अब 46 को मैंने 35 से गुणा करना है तो यहां मैंने गुणा किया, 5 छक्के 30 की शून्य हासिल रहा 3। यहां से 5 से 4 को गुणा किया 5 चक्को 20, 6 से 3 को गुणा किया 6 तियां 18 और 3 मेरे पास में हासिल बचा था तो इनको जोड़ दिया, 8 3 11 है, 2 और 1 3 और 1 4, 41 आया तो 41 की 1 लिख दिया। यहाँ 4 मेरे पास में रहा हासिल, 4 से 3 को गुणा कर दिया, 4 3 12 और 12 में 4 जोड़ दिया तो 16। तो 1610 ये मेरे पास में आया। 1610/10, इसकी एक जीरो से एक जीरो काट दी तो महिलाओं की संख्या आ गई 161। तो अब देखिएगा मेरे पास में पुरुष कितने हो गए, पुरुष हो गए मेरे पास में 207। महिलाएं मैंने अभी निकाली हैं, महिला कितनी निकाल दी 161। ठीक है, तो कुल यानी कि महिला और पुरुष इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 6 2 और 1 3। ठीक है, 7 और 1 8, 6 2 और 1 3, 368 हो गया। अब हमने बच्चों की संख्या निकालनी है। उसने कहा कि शेष बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या कैसे निकलेगी, जो आपकी कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है 460, उसमें से महिला और पुरुष की संख्या को आपने घटा दिया। तो घटाने के बाद में आपके पास में कितना आ गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रहा आपके पास 5, 5 में से 6 नहीं घटता तो एक उधार ले लोगे, 15 में से 6 गया 9, तो 92 आपके पास में बच्चे हैं। मेरा भी 92 आया। ओके, ये तो हमारा एक तरीका है, एक तरीका हमारा इस तरीके से इसको करने का है। मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, देखिए कोई भी जब प्रतिशत होता है तो वो होता है 100%। ठीक है, कोई भी चीज जो होती है एक होती है तो एक पूरी चीज जो है हमारे पास में यहाँ प्रतिशत के रूप में 100% कहलाती है। आ गया समझ में। अब हमारे पास में देखिए कितने कितने प्रतिशत है, 45% है और 35% है। इन दोनों को आपने जोड़ लिया, 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8, 80% आपके पास में हो गया। तो यानी कि पुरुष आपके पास में 45 थे, मेल आपके पास में कितने थे, फीमेल आपके पास में 35 थे, टोटल आपके पास में कितने हो गए 80 हो गए। तो अब बच्चे आपने निकालने हैं, चिल्ड्रन आपने निकालने हैं, तो वो कितना हो गया 100% होता है आपका। 100 में से आपने 80 को घटा दिया तो आपके पास में हो गया 20। 460 गुणा 20/100, तो 20% आपके पास में ये आ गया। तो अब आपने निकालने बच्चों की संख्या। तो आप क्या निकाल देंगे, बच्चों की संख्या बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा
460 का 20%। तो बच्चों की संख्या आपके पास में क्या हो जाएगी, 460 का 20%। तो यहां पर आप निकाल देंगे 460 का 20%। तो 20% आप निकालते हैं तो 0 से 0 कटा, इस 0 से 0 कटा, 46 गुणा 2, 2 छक्के 12, 2 चक्को 8 और 1 9, 92। तो वहां से आपने निकाला था 92 और इस तरीके से आपने किया तो 92। तो ये आपके पास में रिजल्ट है। दो तरीके से इसको इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, वह धन बताओ जिसका, माना कि वो धन x है, उसका 7/8% बराबर 180। ये आपके पास में हो गया। तो ये क्वेश्चन करना है आपको आते हैं। तो x गुणा 7/8 और प्रतिशत मतलब होता है 1/100 और बराबर 180। ये आपके पास में हो गया। अब देखिए 8 और 100 जो है दोनों यहाँ भाग कर रहे हैं, तो बराबर की दूसरी ओर जाएंगे तो गुणा करेंगे। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, x गुणा 7 गुणा 1 बराबर, ये आपके पास में कितना हो गया, 180 गुणा 8 गुणा 100। अब यहां देखिए 7 से 1 को गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा और x से, तो x का मान आपने निकालना है। तो x बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, 180 गुणा 8 गुणा 100 और बट्टे 7। ये आपके पास में हो गया। 7 से आप जो है, अब देखिए यहाँ कोई भी संख्या अंश में जो भी संख्या है वो ना तो उससे 7 कटता है और ना 7 से ऊपर कटता है पूरी पूरी बार। तो हम इसका मतलब है कि ये चीजें दशमलव में कटेंगी। तो 180 में 7 से भाग दे दीजिए। तो इसको हमने किस तरीके से कर देना है, हमने लिख दिया x बराबर 180 गुणा 8 गुणा 100 बट्टे 7। 7 का भाग जब मैं 180 में देता हूं तो ये देखिए मेरे पास में क्या आता है, 7 दूना 14 है और 18 में से 14 घटाया तो 4 आपके पास में आ गया। यहां से एक 0 उतार दी, 40 हो गया और 7 पंजे 35 आपके पास में हो गया और फिर आपके पास में घटाया तो 5 आ गया। फिर आपने दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ा दी, 7 सत्ते 49 आपके पास में हो गया और फिर एक शेष बचा, 0 आपने और बढ़ाई तो 7 एकम 7। दशमलव के 2 स्थानों तक मैंने इसका मान निकाला तो मेरे पास में हो गया 25.71। ये मेरे पास में आया, क्या चीज आया, 25.71। तो मेरे पास में इसको मैं लिख देता हूँ x बराबर, जब इससे मैंने 180 को काटा तो 25.71 मेरे पास में आया। 25.71 गुणा 8 गुणा 100, ये मेरे पास में आ गया। गुणा करोगे तो x बराबर 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 की 6 हासिल रहा 5, 8 पंजे 40 और 5 45, 8 दूनी 16 और 4 20 गुणा 100। अब देखिए गुणा करते समय जीरो वाले जब हैं तो दो अंक क्या है, दशमलव अपने स्थान से दाहिनी ओर को चला जाता है। तो x बराबर मेरे पास में हो जाएगा 205.68। इसमें कोई दशमलव नहीं लगेगा, दशमलव लगेगा इसके बाद, तो इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0 0। यानी कि इसका मतलब आपके पास में क्या हो गया कि ये x का मान आपके पास में कितना आया, 20,568। यानी कि 20,568 का 7/8% का मान 180।